आज हम एक कहानी संग्रह पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। वनिका पब्लिकेशन से ये कहानी संग्रह है। हमारे समय की एक बहुत प्रखर आलोचक और समीक्षक डॉक्टर सुनीता का कहानी संग्रह है, सियोल से सरयू। और एक आलोचक जो अपनी आलोचनाओं को लेकर, अपनी समीक्षाओं को लेकर लगातार चर्चा में रहा हो, वो जब किसी विधा में उतरता है तो उस पर बहुत पैनी निगाहें होती हैं। और वो निगाहें इसलिए होती हैं कि वो जो काम वो अभी तक करता आ रहा है, वो काम करने का अब समय दूसरों का शुरू हो जाता है कि अब वो आपकी आलोचना और आपकी समीक्षाएं करना शुरू करेंगे। और तो ये एक बहुत ख़तरनाक स्थिति भी होती है किसी भी आलोचक के लिए। इसीलिए शायद डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी कविताएं जो शुरुआत में लिखी, उसके बाद कुछ बहुत नहीं लिखा उन्होंने। लेकिन डॉक्टर सुनीता की इन कहानियों को पढ़ते हुए हमें ये ज़रूर होता है कि थोड़ी जटिल कहानियाँ हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहानियाँ वैश्विक कहानियों के स्तर की कहानियाँ हैं। इसमें कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं, हालांकि कहानियाँ बहुत कम हैं, लेकिन बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं। पर ये लंबी कहानियाँ आपको कहीं थकाती नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं लगता है कि इन कहानियों को बीच में छोड़ दिया जाए। और जो मैंने कहा कि इनकी भाषा, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं निर्मल वर्मा का कुछ गद्य तो नहीं पढ़ रहे हैं, या किसी वैश्विक कहानी का अनुवाद तो नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी के लिए निश्चित रूप से एक नया शिल्प है, कुछ नया प्रयोग है। डॉक्टर सुनीता आज हमारे साथ हैं, हम उनके साथ इन कहानियों पर बात करेंगे। सुनीता जी, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न वहीं से शुरू होगा जो शायद आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा कि इतनी जटिल और इतनी कठिन कहानियाँ आपने लिखी हैं, इसको लिखते, इतना कठिन शिल्प में रचते हुए आपको थोड़ा सा खतरा नहीं महसूस हुआ कि पाठक वर्ग थोड़ा कम हो जाएगा? दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और पंकज भाई के इस सवाल का क्या ही उत्तर बनेगा, हर बार उत्तर देती आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लिखते समय मुझे ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था। जैसा कि आपने कहा कि आलोचक तो आलोचकों के पास वैसे भी खुरदरी भाषा होती है और बहुत ठोस भाषा होती है, तो वो कहानियाँ लिखने में वो उस तरह से संवेदना नहीं पिरो पाते हैं जिस तरह के आम तौर पर जो कल्पनाशील लोग लिखते हैं या भ्रमण से भी जो अनुभव आते हैं। तो लिखते समय मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये लोगों के लिए जटिल है, बल्कि एक कहानी पे मैंने लगभग 4 साल दिए हैं। जब समय मिला लिखा, जब वक्त मिला लिखा, क्योंकि ये खास शिल्प में मैं लिख रही थी, खास शैली में लिख रही थी, तो बार बार लिखती थी, बार बार मिटाती थी और जुबान पे चढ़ता जाता तो मुझे लगा नहीं पढ़ ले जाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि पाठक नहीं है, लेकिन आप अगर उस चीज़ को उसी रूप में देंगे तो पाठक उसी तरह से स्वीकारना भी सीखेगा। आज हम निर्मल वर्मा को बार बार क्यों दोहराते हैं? उनकी भाषा की वजह से, जो वो भाषा के अंदर हमें डिकोड करके ले जाते हैं। तो थोड़ा सा खतरा लेने का भी शौक है, वो आप जानते ही हैं, अवगत ही हैं, तो मैंने इस खतरे को चुना। इसमें लेकिन एक बात की मैं आपको ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि आपने शिल्प का तो बहुत कठिन चुनाव किया, लेकिन आपने उसमें आसानी ये कर दी भाषा को लेकर कि आपने भाषा, इतनी प्रवाहित भाषा का उपयोग किया है। और आप अगर सियोल की कहानी भी लिख रही हैं तो वहाँ पर भी आपने उसमें लोक को ले आए हैं और आप बार बार लोक की तरफ लौटती हैं। तो जब भी हम लोक से लौट के आते हैं तो हम बहुत समृद्ध होकर एक नई भाषा लेकर आते हैं। तो ये नया प्रयोग कैसे रचा आपने कि कहानी वैश्विक है लेकिन भाषा लोक से आ रही है? ये बहुत अच्छा प्रयोग है, इसके लिए पहले बधाई, और इस प्रयोग पर कुछ जरूर बताएं। आपको पता ही है कि मैं दुनिया भर की किताबें पढ़ती हूँ, 30-35 हज़ार किताबों का मैंने कलेक्शन किया। यह ख्याल मेरे जब कोरियन कल्चर सेंटर से मैं कनेक्ट हुई तो वहाँ पर मैंने कुछ किताबें देखी जो बी ऑन जोन की थी। तो उन किताबों से मैंने इस शिल्प को सुना, और वो शिल्प जो था सोजोन सोल, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि नाम बड़ा अलग सा है, लेकिन उस कहानी की खासियत ये थी कि वो अपनी लोक परंपरा के साथ बात कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जब वैश्विक कहानियाँ हम पढ़ते हैं तो हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, लेकिन हम अपने लोक को पीछे छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि चाहे कहानी का परिवेश जो भी होगा, प्रक्रियाएं जो भी होंगी, स्थितियाँ जो भी होगा, लेकिन मैं उसे अपने लोक शिल्प में लेके चलूँगी। तो इसलिए मैंने ये चुना
चुना था, और शिल्प का मैंने लिख दिया है कि लीप शैली है, लीप शैली मैंने वहीं से ली थी, कोरिया से ली और वो थी। भाषा सचमुच ये इसको मैं नया प्रयोग इसलिए कहूँगा क्योंकि आपने आसमान तो छूने की कोशिश की लेकिन जड़ों को नहीं छोड़ा है। जहाँ से हमारा लोक बसता है वो लोक आपकी इसकी पहली ही कहानी जो है आपकी, उसमें मुझे देखा लायला में बावजूद इसके कि वो कहानी कई स्तरों पर चल रही है। आपकी कहानी परतदार चट्टानों की तरह है जिसमें कई सारे स्तर हैं। अगर एक स्तर या एक परत किसी पाठक से छूट गई तो अगली परत से वो बिल्कुल अनभिज्ञ रह जाएगा, तो इसको बड़ा सावधानी से पढ़ना पड़ता है। आपकी कहानियों में सर्पदंश बहुत आ रहा है। ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे अवचेतन में कोई चीज़ फंसी रह जाती है, वो गेहुआना सांप और वो सर्पदंश, कम से कम 2 कहानियों में तो मैंने देखा ही है, और वो उस कहानी की बड़ी मुख्य घटना है जिसके आसपास वो कहानी फोकस होकर चल रही है। तो ये कुछ आपका कहीं अवचेतन में कोई सर्पदंश है? नहीं, अवचेतन में नहीं है। दरअसल मुझे सर्प ने बहुत बार काटा लेकिन मेरी मौत कभी नहीं हुई। और चूंकि हम लोग जंगल में बढ़े हैं, पले बढ़े हैं, तो हमारा जो जगह था ना वो सर्पों का पूरा एरिया था। हम किसी भी सर्प को हाथ में उठा सकते हैं, वो तब हमें एक नहीं था तो काट लेते थे। और जंगल में दवाएं भी नहीं होती थी। आप नौगढ़ का जंगल चले जाइए, जलेबिया मोड़ तक पहुंचते पहुंचते आप मर जाएंगे। तो हम लोग जंगल के हवाओं में जो चीजें होती थी उसी से दवा बनाते थे। जब मुझे पहली बार सर्प ने डसा था तो मैंने अपने ही दांत से अपने पैर को काटा और वहां से जितना खून मैं निकाल सकती थी मैंने निकाला। तो वो सर्प दंश किसी और का घटना नहीं है, वो मेरे जीवन की घटना है। मुझे कम से कम 5-6 बार काटे हैं। और आज जब मैं किसी भी सर्प को देखती हूँ और कोई कहता है इसको मारो, तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे उससे बात करने दो। और हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े सर्प हैं और डॉक्टर साहब डर जाते हैं, लेकिन मैं जैसे ही देखती हूँ कि वो जा रहा है तो मैं उसको बोलती हूँ तू जा, मैं तेरे घर में रहती हूँ लेकिन तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूँ। तो इसलिए वो सर्प मेरे अवचेतन से नहीं बल्कि मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है और उनके प्रति मेरा अनुराग अपने आप हो गया। लगता है कि वो अबोले जीव जो है ना हमारी भाषा समझते हैं, तो मैंने कोशिश की कि उनकी भाषा मैं समझूं। उन्होंने बेशक काटा है लेकिन वो मेरी भाषा समझ रहे हैं और मैं उनकी भाषा समझती हूँ, तो इसलिए वो सहज वही मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये कई अवचेतन में कोई घटना है। कई जगह तो निशान ऐसे के ऐसे मौजूद है, बड़े बड़े निशान हैं, लेकिन कभी किसी से साझा नहीं किया। आपने प्रश्न किया इसलिए हिंदी कहानी में एक चीज़ जो बहुत कम है, एक विमर्श बहुत कम है, वो है प्रकृति और पर्यावरण का विमर्श। और आप तो आलोचक रही हैं, आप जानती होंगी कि इस पर बहुत कम काम है। अगर आप कहानियाँ तलाशने निकलेंगे तो आपको अच्छी कहानियाँ एक संकलन भर भी नहीं हो पाएंगी। आपकी पहली कहानी पूरी तरह से प्रकृति और पर्यावरण के आसपास चलती, वहाँ जंगल है और वहाँ वो लायला का जो पूरा परिवेश है वो सब वहीं चलता है। वो चित्रण बहुत सुंदरता से किया गया है। तो क्या वो भी आपका देखा हुआ जंगल है सर? जंगल में ही पली बढ़ी हूँ, कह तो रही हूँ, वो पूरा जंगल नौगढ़ का जंगल। तो वो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम वहीं से उपजता है। प्रकृति और पर्यावरण मेरे जीवन के समानांतर प्रक्रियाएं हैं। मैं इस बात को कहूँगी कि जैसे जैसे मेरा जीवन चला वैसे वैसे जंगल को मैंने बढ़ते घटते देखा। हमारे जंगलों में एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है कि जब वृक्ष बूढ़े होने लगते हैं तो हम उसके प्रति निर्मोही हो जाते हैं, क्योंकि उसे काटेंगे नहीं तो नए वृक्ष नहीं उगेंगे, नई डालियाँ नहीं आएंगी। बाकी लेकिन जब मैं महानगरों में आती हूँ तो यहाँ लोग कह रहे हैं वहाँ जंगल कट रहा है, लेकिन वो जंगल कट नहीं रहा है। मरे हुए वृक्ष को अगर आप रहने देंगे ना तो उसमें लाही लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, देवका लग जाते हैं, फिर वो जड़ मिट्टी को भी खराब करते हैं। तो जो चीज़ खराब होने की स्थिति में आई है तो वृक्ष को भी मुक्त कर दीजिए, उसकी भी एक अवस्था है। वो बट वृक्ष नहीं है कि 500 साल 1000 साल तक रहेंगे। वो सामान्य वृक्ष है, इमली के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष अलग होते हैं, जामुन के वृक्ष है, कटहल के वृक्ष हैं, तेंदुआ के हैं। तो ये सब चीज़ों को काटना पड़ता है, जितना काटेंगे वो उतना बढ़ते हैं। अब इस बात को हर कोई नहीं समझता, लेकिन मुझे लगा कि कहानी के माध्यम से अगर इस बात को हम कहेंगे तो शायद लोगों तक पहुंचेंगे। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि पर्यावरण केंद्रित कहानियाँ ना के बराबर लिखी गई हैं, लेकिन काशीनाथ सिंह जी ने जंगल जात कमाल की कहानी लिखी। मुश्किल से छोटी सी कहानी है, 2.5-3 पेज की है, लेकिन जिस तरह से वो समाजवाद, प्रकृतिवाद और सामंतवाद के बीच में एक दूब और बट वृक्ष के बीच में वो संवाद करते, वो अद्भुत है।
कहीं ना कहीं वो कहानी भी मेरे दिमाग में आती है बार बार कि हाँ, कहानी हो तो ऐसी जंगल जात कम जैसी, जिसमें वो विमर्श रच रहे हैं लेकिन प्रकृति को परितोष बना रहे हैं। तो वो भी था एक। आपकी 3 कहानियों में एक और प्रयोग ऐसा है जो कि मुझे हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है। जो जैसे प्रकृति और पर्यावरण आता है, वैसे आपकी 3 कहानियाँ, एक तो लैंडिंग लाइफ है, रेत में रूह है और सियोल से सरयू है। इन तीनों कहानियों में विदेशी पात्र हैं, परिवेश नहीं है। परिवेश तो हमने बहुत जगह देखा है, निर्मल वर्मा के यहाँ पर पात्र और परिवेश दोनों थे, लेकिन उसके बाद की कहानियों में प्रवासी कहानीकारों की कहानियाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ पात्र नहीं होते हैं, परिवेश होता है। आपने बाकायदा उन तीनों कहानियों में विदेशी पात्र आते हैं जो अलग अलग देशों के हैं, चीन से हैं, कोरिया से है और गल्फ से भी। तो ये नया प्रयोग रचना और उनको भारतीय पात्रों के साथ में आपने ब्लेंड किया है और बहुत खूबसूरती के साथ ब्लेंड किया है कि वो कहीं प्रेम है तो कहीं केवल चर्चाएं हैं। ये विदेशी पात्र लेने का विचार कहाँ से? नहीं, विचार नहीं आया, कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। मैं यात्री हूँ, आपको पता है, यायावर हूँ। ये मेरे यात्राओं के दौरान घटी हुई घटनाओं का खुलास है। जैसे लैंडिंग लाइफ रैंडम इस्क हमने साथ में यात्राएं की थी एक फ्लाइट में। वो जो बात लिखी गई वो कुछ भी गलत नहीं है, वो सब एकदम टू द पॉइंट सच है। लेकिन हम वहाँ जाने के बाद मिलना मिलाना सारी बातों के बाद वो मेरे दिमाग में हमेशा रहा कि वो लड़का बहुत अच्छा था, वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत मतलब स्मार्ट। अभी भी हमारी बातचीत होती है। तो मुझे लगा कि क्या मैं इसको कहानी में ढाल सकती हूँ? अगर मैं ढालूंगी तो मैं देशज रखूँ। आपने नोटिस किया होगा कि भाषा मैंने पूरी तरह से भोजपुरिया रखी, एकदम जो हमारे गाँव में बोली जाती है, हमारे घरों में बोली जाती है, हमारी दादी अम्मा समझती हैं। तो वो किरदार बेशक बाहर का है, लेकिन वो हमारी भाषा के साथ संवाद करने को तैयार है। मैं ये इसमें कहने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। और विदेशी किरदार रखने की वजह यही रही कि रियल किरदार है। अगर मैं बनावटी पात्र रखती तो शायद मैं नाम एक बार बदल भी देती, लेकिन ये सारे मेरे जीवन में हैं तो नाम नहीं बदल सकती थी। बस थोड़ा सा ऐसे ढंग से रख सकती थी कि बस सीधे सीधे उसका नाम, जैसे ली बोंजी लुइस, पूरा नाम उसका ली बोंजी लुइस है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता, सिर्फ ली यूज होता है तो कोई पूरा नाम समझ ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, ये मेरे लिए प्लस है। तो जब उसने कहानी पढ़ी ना, वो हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन उसने ट्रांसलेट करवा के इसको पढ़ी ना, तो उसने मुझसे 1.5 घंटे बातें की। बोला मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी घटना को तुम इतना बड़ा बना दोगी। तो वो सारे मेरे जीवन के पात्र हैं। एक और कहानी है रेत में रूह जी, वो कहानी बहुत सारे प्रश्न उठाती है जी। और उस समय में प्रश्न उठाती है जब प्रश्न पूछना लगभग मना कर दिया गया है। खत्म कर और आपने वही प्रश्न उठाए जो प्रश्न उठाने से मनाही हो रही है इन दिनों। और जो एक प्रश्न हम सबके दिमागों में उठता है कि फिर हम सब कहाँ के नागरिक बचे रह जाएंगे? हम जो थोड़े से एलियन टाइप के लोग हैं, हम कहाँ के नागरिक बचे रह जाएंगे? लेकिन आपने उस प्रश्न को बहुत सलीके से उठाया है और इस तरह से उठाया है कि शायद वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे जिनके बारे में उठाया कि ये प्रश्न हमसे ही पूछा जा रहा है। वो जो एक मानव का प्रश्न है बहुत सारे लोगों का कि हम जो एलियन होते जा रहे हैं, उनका कौन सी जगह है, उनका कौन सा टापू है, वे कहाँ जाएंगे? तो इन प्रश्नों को उठाने का खतरा महसूस नहीं होता? नहीं, खतरा इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं उस जगह गई थी और ये मेरी यात्राओं का ही एक कोलाज है। जैसे आप अगर जो मुझे जानते हैं कि मैं यायावर हूँ तो उन्हें पता है कि ये यात्राओं का ही कोलाज है। ये राजस्थान में जब मैं गई थी जैसलमेर तो बाय रोड गई थी। वो एक एक दृश्य से मैं गुजरी हूँ और इसमें जो 100 किरदार आते हैं वो रियल किरदार है। वो उर्दू के प्रोफेसर पाकिस्तान में हुआ करते थे, लेकिन उनकी बेटी को फिदाइन उठा कर ले गए तो उन्होंने भारत का वीज़ा लिया, हिंदुस्तानी वीज़ा लिया, धर्म का वीज़ा लिया और उन्होंने अपनी प्रोपोसरी छोड़ी और अपना एक बेटा और एक बेटी लेकर के आज वो पहाड़ तोड़ते हैं। उर्दू का प्रोफेसर पहाड़ तोड़ता है। उनके सामने नागरिकता का प्रश्न है तो उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी तो मैंने उनमें हेल्प की, उनको नागरिकता अब मिल गई। अब उनका बेटा स्पोर्ट में पढ़ाई कर रहा है, वो सुन रहे होंगे, देखेंगे, अगर जब भी देखेंगे तो खुद फ़ोन कर लेंगे। तो जो भी किरदार
किरदार हैं वो रियल हैं, तो प्रश्न उनके एकदम वास्तविक हैं। तो प्रश्न उठाने के दौरान मुझे खतरा इसलिए नहीं लगा कि जब चुप्पी सबके होठों पर हो उस समय धीरे से क्यों ना हम चिकोटी काट दें। तो ये कहानी चिकोटी काटने के लिए ही मैंने लिखी। और अच्छा ये रहा कि सत्ता से लेकर के बाह्य सत्ता तक सबने इस चिकोटी को अच्छे से समझा और मुझे कई बार मोबिलाइज करने की भी कोशिश की कि इस प्रश्न को उठा करके तुमने बहुत बड़ा खतरा लिया। खास करके जो मेरे मित्र संघ वगैरह में हैं वो कहते हैं तुम मारी जाएगी हंसते हुए कहते हैं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं क्या गलत हैं? बोले नहीं, तुमने जो कहानी के माध्यम से उठाया है वो जिंदगी भर लोगों को याद रहेगा। लेख में उठाती तो शायद खतरा अधिक था। तो कहानी के माध्यम से उठा सकती थी इसलिए मैंने उठाया, क्योंकि अक्षत एक बड़ा टूल था। अशोक अपनी बात कह सकते थे और जो राधा हो सकती थी उसे अपना नाम क्यों बदलना पड़ा, रुक्मा क्यों होना। तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे मैं प्रश्न को खड़ा कर सकती हूँ। उसमें थोड़ा सा डर तो था, मैं ईमानदारी से कहूँ कि जब इसको मैंने पूरा कर लिया था, इसको लगभग 5.5 महीने मतलब 5.5 साल में मतलब मैंने इसको पूरा किया था। जब मैं इसको बार बार रिवीजन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि अभी सत्ता शासन में है, उसके खतरे क्या हो सकते हैं, क्योंकि उसी समय एनआरसी वगैरह चल रहा था, आंदोलन भी चल रहा था। लेकिन कहानी में आंदोलन नहीं आता है, किरदार अपनी संवेदना जाहिर कर रहा है और कोई भी समय परिस्थिति है आपको संवेदना व्यक्त करने से नहीं रोकती है। तो संवेदना का पाठ तो ज़रूरी था, तो मैंने संवेदना का पाठ किया। जी, आप इन कहानियों को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ, जैसे आपने भी कहा कि बहुत वास्तविकता के पास से गुजरती हैं। और राजेंद्र यादव ने कभी कहा था कि 10% यथार्थ और 90% कल्पना से कहानी बनती है। जी। इन कहानियों में प्रतिशत क्या है? 90% यथार्थ है, 10% कल्पना है। तो इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। राजेंद्र यादव जी की आत्मा अगर सुन रही होगी तो उनको इस बात का बोध होना चाहिए कि उल्टी दिशा में भी घड़ी चलाई जा सकती है। आपके यहाँ जो प्रेम होता है, इन कहानियों में जो प्रेम है वो प्रेम बड़ा धूसर सा प्रेम है, मतलब ग्रे शेड का प्रेम है, मतलब वो स्पष्ट नहीं होता है। वो प्रेम है, एक अंतर्धारा दिखती है कि हाँ यहाँ इन दो पात्रों के बीच में कुछ पनप रहा है, पर आप उसे स्पष्ट नहीं करती हैं। क्यों? चंद्रकांत देवताले जी लिखते हैं कि पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता, तो मेरा भी प्रेम अक्सर दिखाई नहीं देता। मेरे न दोस्तों को, न मेरे से चिढ़ने वालों को, न मेरे घर वालों को। कई बार मुझे लगता है कि मेरे अंदर का जो अंतर्मुखी स्वभाव है ना, मुझे प्रेम अव्यक्त ही हमेशा अच्छा लगा। और आजकल तो प्रेम ऐसा हुआ कि 2 मिनट मैगी है, अभी मैसेज किया प्रेम हो गया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अभी मैसेज किया ब्लॉक किया प्रेम खत्म हो गया। वो वाला प्रेम तो है नहीं। हमारा तो ज़माना चिट्ठियों वाला है, बड़े मध्यम आंच पर प्रेम पकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रेम बहुत धीरे से आता है, चाहे लैला में प्रेम आया हो, चाहे लैंडिंग लाइन रैंडम, इसमें खुला प्रेम है, लेकिन अभिव्यक्ति उसकी मूक है, मौन प्रेम की है। और उसी तरह से रेत में रूह का भी अमुका जो है कि प्रेम तुम में है लेकिन प्रेम में नहीं है, अच्छा प्रेम में है लेकिन प्रेम में वो नहीं है। और आखिरी कहानी जब द्वारे द्वारे दर्द में आते हैं उसमें हर किरदार प्रेम में, लेकिन कोई अपना प्रेम व्यक्त नहीं कर रहा है। तो वो प्रेम कभी मैं नहीं व्यक्त कर पाई, तो शायद मेरा वो अमूक प्रेम ही। हमेशा कहा जाता है ना कि मैंने, जैसा कि आपने पूछा तो मैंने कहा ना कि 90% यथार्थ है, 10% कल्पना है। तो मेरे जीवन का यथार्थ कहीं ना कहीं इसमें होगा, इसकी वजह से शायद सभी के प्रेम अव्यक्त हैं। और मुझे लगता है कि प्रेम और इश्क अधूरे हैं, लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अधूरे होकर के भी पूरे हैं। अगर वो बोले गए तो वो अधूरे हैं, अगर वो अनुभूत किए जा रहे हैं तो वो पूरे हैं, तो पूरे हैं वो। ये पात्र भी आपके बहुत अंतर्मुखी हैं। इसके पात्र ये बहुत लाउड नहीं होते हैं, ये अपनी बात रखते भी नहीं हैं, कई बार ठीक प्रकार से भी नहीं रखते हैं। तो क्या लेखक ट्रांसफॉर्म हो गया है पात्रों में? कह सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी कथाकार एक आंतरिक पीड़ा से गुजरता है, क्योंकि उसकी रचना प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो स्वयं मौजूद होता है। संभव है कि मेरी कहानियों में, हर कहानी में मैं मौजूद हूँ, मतलब ये बात मैं आमतौर पे लोग नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं अपनी कहानी में हर किरदार में मौजूद हूँ। लेकिन यह पाठक के ऊपर निर्भर है कि वो मुझे किस किरदार में पहचान रहा है या मुझे किस किरदार के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो मेरे किरदार अंतर्मुखी हो सकता है, मेरे स्वभाव की तरह हो,
कि बाहर से तो बहुत हंसमुख हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उस पीड़ा को पी जा रहे हैं, उस घटना को अंदर ही जज्ब कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि सामने से कोई आएगा बिल्कुल फ्राइड की शैली में। जब फ्राइड कहते हैं कि कई बार व्यक्त कर देना से ज़्यादा अच्छा है मौन रह जाना, और ख़ास करके चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे के मौन का पाठ कर लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि वो किरदारों का मौन ही इसमें मुखर हो, अब मैं नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक का स्वभाव उनकी रचना में तो परिलक्षित होता ही है। तो शायद ये वजह हो कि मेरा अंतर्मुखी स्वभाव उसमें इंडोर्स हुआ हो, मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक आलोचक जब कहानीकार बनता है या किसी विधा में आता है, मैं इस खतरे को एक जगह पर झेल चुका हूँ कि मैं गज़ल के व्याकरण पर खूब काम किया करता था, लोगों को सिखाता भी था वो। फिर जब मैं खुद भी गज़लें लिखता था तो मुझे बहुत अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती थी कि मैंने अभी तक तो लोगों के बारे में कहा है कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। अब मैं उसी मंच पर जा रहा हूँ अपनी रचनाएं लेकर, तो क्या वो अतिरिक्त सावधानी आपका कहानीकार को परेशान करती थी? नहीं, बल्कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई मुझे ये कहे कि यहाँ तुम गलत हो, तुम्हारा ये किरदार सही नहीं है, तुम्हारा यह स्टैंजा सही नहीं है, तुम्हारा यह शिल्प खराब है, यहाँ भाषा ठीक होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे किसी ने नहीं कहा, और मैं इंतज़ार में हूँ कि कोई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिख नहीं सकती, ना डिमांड पे लिख सकती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की भाषा मुझे नहीं आती, कभी कभार लिखती हूँ और बहुत सोच समझ करके लिख करके यूँ ही डायरी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं पहले पेज पे लिखती हूँ, सीधे कंप्यूटर लैपटॉप पे लिखने की आदत मुझको नहीं है, मैं हाथ से लिख करके उसको छोड़ देती हूँ। कभी लंबी यात्रा पे जाती हूँ तो उसको खोल के पढ़ती हूँ, फिर उसको फिर वहीं ठीक करती हूँ, लास्ट में टाइप करती हूँ। तो ये मेरी प्रक्रिया महीनों तक चलती है, कई महीनों तक चलती है। तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखती हूँ, क्योंकि अगर अब मैंने कहानी पढ़े हैं, लगभग 2.5 दशक से मैंने कहानियाँ छान मारी हैं, पूरे देश के, हिंदुस्तान से बाहर की भी कहानियाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहानी में कहाँ चूक होती है। अगर मैं किसी का चूक पकड़ रही हूँ तो अपनी भी तो मुझे पकड़ में आनी चाहिए ना, तो वो मैंने ध्यान रखे। बाकी कोई मुझे बताए कि इसमें कहाँ मैं चूक रही हूँ, भाषा को लेकर कोई नहीं कहता है, शिल्प जटिल है ये स्वीकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने जो शिल्प उठाया था वो हिंदुस्तान में विलुप्त है। आप भी जानते हैं कि चाणक्य में एक बार भगवती चरण वर्मा ने 60 पेज में 80 पेज के उपन्यास में उठाया था, वो फेल हो गया, वो उपन्यास ही गायब हो गया, कहीं नहीं। और कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं सधा, तो उन्होंने भी कहा भाई तू यही ठीक है। तो उसी खतरे को उठाने के दौरान मैं इस बात से भी सतर्क थी कि जब वो बड़े दिग्गज लोग नहीं सफल हुए तो मैं कहाँ की हूँ, मतलब मैं कहाँ हो सकती हूँ। लेकिन ये सबसे प्लस रहा मेरे साथ कि इस कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफ़र किया। इसके लिए मैं नीरज जी को भी बहुत बधाई देती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक खतरे का सामना किया है, उन्होंने इस खतरे का सामना किया है, क्योंकि खतरा एक तरह का नहीं था, 2 तरह का था, जो कि आलोचना से कहानी और फिर कहानी से आलोचना। ये खतरा आप जेन्युइन है, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, अब चूंकि हम लोग सभी लोग माना है, तो इस खतरे से मैं अवगत थी, लेकिन यह खतरा मुझे उतना खतरा नहीं बना मेरे लिए जितना कि आमतौर पे कई लोगों के लिए बन जाता है, मेरे लिए नहीं बना। तो ये सभी लोगों का प्रेम रहा, अब क्या ही बोलूँगा। एक कहानीकार के लिए कहा जाता है, एक कहानीकार, उपन्यासकार को अपने कंफर्ट जोन से बाहर हमेशा निकलना चाहिए। आपका कंफर्ट जोन शायद ये है कि आपने अपनी यात्राओं में जो पात्र मिले और उनको उस पात्र में कहीं अपने को भी उतार कर और वो एक कंफर्ट जोन बनाकर कहानियाँ रची हैं। लेकिन पाठक आपसे चाहेगा कि आप दुनिया की भी कहानियाँ लिखिए और भी पात्र आपके पास आएँ, क्योंकि ये जैसे कहा कि अंतर्मुखी हैं ये सारे पात्र, लेकिन और भी दूसरे तरह के पात्र हैं जो लाउड भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। एक पाठक तो अपने कहानीकार से सब तरह की कहानियाँ चाहेगा। इस संग्रह की सारी कहानियाँ बहुत जैसे कोई एक बहुत हम कमरे में कहीं एक बहुत हल्की सी धूप बत्ती जला देते हैं और बहुत
दूर बैठकर उसकी सुगंध लेते हैं जी। और बहुत दूर कहीं बांसुरी बज रही है और आपको यहाँ तक उसकी बहुत मध्यम आवाज़ आ रही है। ये सारी कहानियाँ वैसी ही हैं। जी। इनके लिए बहुत बहुत आपका दिमाग उस स्थिति में होना चाहिए कि आप इन कहानियों के साथ तादाद में बिठा पाएँ। लेकिन इन दिनों समय की गति बहुत तेज़ है और तेज़ कहानियाँ भी आ रही हैं। जी, जी। तो ये सब आपके ध्यान में है? नहीं, इस तरह से मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इन कहानियों को समय बहुत दिया है। 4-4 साल कौन देता है एक कहानी को? मतलब बेवकूफ़ी नहीं है? नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने की? इतने में तो मैं ना जाने कितनी कहानियाँ लिख सकती थी। लेकिन मुझे संतोष इसी बात का है कि जो भी किरदार हैं मेरे जीवन में जो आए या जो मेरे पास से गुजरे या मैं जिनके साथ रही, उनको सही तरीके से मैं व्यक्त कर पाया। तो जैसे द्वारे द्वारे दर्द में जो किरदार आते हैं उसमें से तो कुछ स्वर्गलोक चले गए हैं, उनके बच्चे हैं, उन लोगों ने पढ़ा तो बोला बुआ ये सही उठाया आप। अभी मैंने एक कहानी लिखी रायलन के धुन पर एल्सा नृत्य, वो एकदम अलग परिवेश की कहानी है। अभी प्रकाशित किया था उसे अट्टहास ने। उसके लिए मुझे बहुत सारे मेल में पत्र भी आए। मेरा संकोच ये रहता है कि मैं बताती नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है मेरा आलोचना ही मुख्य विधा है, मैं उसी में ज़्यादा कंफर्ट जोन महसूस करती हूँ, जैसा कंफर्ट जोन लोगों का होता है। तो कहानी लिखने के दौरान कभी भी मुझे हड़बड़ाहट नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से, कोई मुझसे कहता है कहानी दे दो तो मैं बड़ी विनम्रता से क्षमा मांग लेती हूँ, क्योंकि एक तो कथाकार बनने की इतनी कुवत नहीं है कि मैं जल्दी से विषय उठाया और फटाफट लिख करके आपको दे दूँ। एक तो एक समस्या मेरे साथ ये आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होती हूँ मैं उसको पास नहीं करती हूँ, बार बार फेल करती हूँ, बार बार फेल करती हूँ। तो जैसे कि उसमें आता है, गोदान में आता है कि धनिया बार बार कट 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 करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने गुस्से को काट रहा होता है। वो घास नहीं काटता है बल्कि अपने गुस्से को उसमें खत्म कर रहा होता है। तो मेरे अंदर से अगर वो कहानी आई है या किसी व्यक्ति घटना से आई है या मेरे पास से कोई व्यक्ति गुजरा है, उसकी पीड़ा मैं उठा रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके दुख, पीड़ा, कसक और वेदना, ये सारी चीज़ें एक साथ होकर के आएँ। वो ऐसा न लगे कि मतलब मैंने कल्पना की और वो कल्पना में ही रह गया, तो वो कल्पना नहीं है। इसकी वजह से भी शायद ये होगा। अब हर कहानीकार का एक पाठक की भी इच्छा होती है अपने प्रिय कहानीकार से कि वो उसका उपन्यास ज़रूर पढ़े। अब आप बता रहे हैं कि आप एक कहानी पर 5 से 6 साल काम करते हैं, तो उपन्यास की तो हम क्या उम्मीद करें आपसे? नहीं, मैंने लिख के रखा है। अरे वाह। वो उसको लगभग 10 साल होने जा रहा है। उसका शीर्षक कसफ है। अच्छा। और मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार उसको छांटती जा रही हूँ। वो भी यात्रा में एक बहुत खतरे वाले मिशन का है, मिशन से जुड़ा हुआ है। मैं उसको इसलिए भी नहीं लाना चाहती कि अभी खतरा है। मुझे कम से कम अभी 5-7 साल और है, उस खतरे को झेल लेने के बाद ही ले आऊँगी। तो 15 साल में तो पक जाएंगे अच्छे से। अभी तो मुझे लगता है कि वो उपन्यास ज़्यादा तो मैं लिख नहीं सकती, मेरे पास इतना नहीं। हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं स्त्री साहित्य के इतिहास को लेकर के आऊँ, जैसा कि आपसे मैंने चर्चा भी किया था। तो मेरा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित है। जब मैं 800 साल के इतिहास को उठा करके देखती हूँ तो एक भी स्त्री के नाम से किसी भी काल का विभाजन नहीं हुआ। तो दिगंबर विद्रोहिणी स्त्री से लेकर महादेवी वर्मा के बाद इन 2 दशकों में देखिए कि कितना ज़्यादा स्त्रियां लिख रही हैं, सक्रिय तौर पे लिख रही हैं। किसी की रचना को आप ऐसे मत खारिज करिए, पहले आप पढ़िए। सबका स्तर अलग अलग है, सबका अपना अनुभव, किसी का गांव का है, किसी का शहर का है, किसी का देश का है, किसी का नहीं है, किसी का बहुत छोटा सा अनुभव है, लेकिन अनुभव को दर्ज तो कर रही हैं। अगर वो अनुभव दर्ज हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पसंद आए, किसी को तो आ रहा होगा। तो क्या इन 800 साल के इतिहास में एक भी स्त्री किसी भी आलोचक को ऐसी नहीं लगी उसके नाम से एक दशक रखें? तो इसलिए मैं कहानी उपन्यास में अपने आप को उलझाना नहीं चाहती। मैंने शोध किया है, मैं चाहती हूँ कि मेरा शोध आए। और अभी वरिष्ठ आलोचक जिंदा हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। मैंने उसकी चर्चा भी उनसे की तो बोले जल्दी ले आना, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो मैं पूरा ध्यान अब उस पर केंद्रित कर रही हूँ। इसीलिए मैं कहानी और उपन्यास में थोड़ा सा अपना हाथ तंग ही
ही रखती हूँ क्योंकि बहुत कर नहीं सकती, और इतने सारे लोग लिख रहे हैं, अगर उनका थिसारस नहीं बनेगा तो सारे लोग खो जाएंगे। जैसे चंद्रकिरण सोंडेस्का जब लिख रही थी तब हमने नोटिस नहीं लिया, उनके जाने के बाद हमने पिंजरे के मैने के माध्यम से नोटिस किया कि हाँ चंद्र सोनकिरण बहुत अच्छा लिख रही थी। वहीं महादेवी वर्मा के समकालीन में सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिख रही थी, कहानियाँ कितनी अच्छी लिखी हैं, हमने उनको डिकोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम तो महादेवी वर्मा के अलावा किसी को देख ही नहीं रहे थे, जबकि महादेवी वर्मा के समय में छायावाद में 400 लोग लिख रहे थे, 4 लोग जिंदा हैं, बाकी सब काल कवलित हो गए। तो आप सोचिए इन 2 दशकों में जितने लोग लिख रहे हैं उसमें से 10 लोगों का ही जिक्र हो रहा है, बाकी वो आप नोटिस कर रहे हैं, मैंने वो उसका जिक्र भी। तो वो 10 लोग जिंदा रहेंगे तो बाकी 10,000 लोग कहाँ गए? तो इसलिए मैं उपन्यास और इस पर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहते हुए भी थोड़ा सा साइड हो रही हूँ। मैं उसी स्त्री साहित्य का इतिहास पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, और उस उपन्यास में मुझे लगता है अभी मैं 1-2 साल और लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं अभी संतुष्ट नहीं। लेकिन आप आलोचक हैं, और एक आलोचक के रूप में आप जब भी अपने किसी कृति को पढ़ेंगे तो आप हर बार कुछ ना कुछ काट छाट करेंगे, तो ये प्रक्रिया तो समाप्त नहीं होने वाली। मैं दे दूंगी इनको क्योंकि वो तो फिर सतत प्रक्रिया, या फिर आपको दे दूंगी या जो मांगेगा उसको दे दूंगी, ताकि मेरी कटाई छटाई बंद हो जाए। हाँ, वही। क्योंकि मुझे आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कई बार हम संतुष्ट नहीं होते, मेरे साथ ये दिक्कत है। आलोचक तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आलोचक तो हमेशा हर बार अपनी कृति को पढ़ेगा तो हर बार उसे लगेगा कि मैं और बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि आलोचक का काम ही है कि वो जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसमें भी कुछ और बेहतर बनाने की गुंजाइश ढूंढ लेता है, तो वो तो आप हमेशा ढूंढती रहेंगी। फिर मैं किसी को दे करके ही मुक्त हो जाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। क्योंकि सच में मैं उस पर 10 सालों से ना मैंने बहुत समय दे दिया है, मतलब बार लिखती हूँ, मिटाती हूँ, एक पॉइंट पर, एक चीज़ पर, एक बिंदु पर मैंने काम कर दिया है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हुई ये मुझे दूसरे लोग ही बताएंगे, तो मैं यही करूँगी। और चलते चलते अंतिम प्रश्न, आप स्त्री लेखन पर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा शोध का काम कर रहे हैं, और हम जिस समय में आज खड़े हैं, आज जो समय चल रहा है वो स्त्री लेखन का मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ समय है जी। जब आप किसी पत्रिका को उठाकर देख लेंगे तो उसमें 75 से 80% रचनाएं महिलाओं की होती हैं। आप किसी स्टॉल पर चले जाइए, वहाँ पर जो नई किताबों की सूची है उसमें 80 से 90% स्त्रियां हैं जी। और आप उस समय की का पूरा शोध कर रही हैं जब स्त्रियों को स्वीकार्यता नहीं मिली थी, और आज स्वीकार्यता मिल रही है जी। तो इस समय को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इस समय को एक लाइन में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यह लेखन का स्वर्ण काल, खास करके स्त्री लेखन का, इसको मैं इस लाइन में कहूँ कि स्त्री रचनात्मकता के स्वर्ण काल में हम हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। वजह ये है कि स्त्रियाँ सिर्फ लिख नहीं रही हैं, वो मुखर भी हुई हैं, अपने को डिफेंड करना भी सीखी हैं। पहले की स्त्रियाँ लिखती थी, डिफेंड नहीं करती थी, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते थे। आप पूरे हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी चले जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट जाइए, चाहे ईस्ट की तरफ जाइए, चाहे यूपी बिहार की तरफ जाइए, कहीं की भी स्त्री हो, अगर वो गांव की भी है ना, 1-2 साल तो झिझकेगी, उसके बाद उसका प्रतिरोध बड़े मीठे तरीके से सामने आएगा, और वो मीठे तरीके से जो आ रहा है ना, वो वही स्वर्ण काल का ही तो एक प्रतीक है। जब हम हुमायूं के समय को कहते हैं या जहांगीर के समय का कहते हैं कि स्थापत्य का स्वर्ण काल था, या मौर्य काल को जब डिकोड करते हैं, तो अभी जो ये 2 दशक है, मैं 2 दशक इसलिए कह रही हूँ कि इन 2 दशकों में, 21वीं शताब्दी के इन 2 दशकों में ना, 2-2.5 दशकों में लेखन का जो उन्वान आया, उसमें स्त्रियों ने सबसे बड़ी लकीर खींची है, सबसे बड़ी। उन्होंने किसी को मिटाया नहीं। अक्सर क्या होता है कि हमने इसको दबा दिया, हम आगे बढ़े नहीं। अब स्त्रियां, आपने अगर इतनी बड़ी लकीर खींची है ना, उसके आगे इतनी बड़ी लकीर खींची, बिल्कुल। वो अपने लेखन से और कला के सभी माध्यमों में, चाहे वो आर्ट का कोई फॉर्म है, मैं आर्ट भी बहुत सारा देख रही हूँ, कल्चर एक्सचेंज के आर्ट इतने ज़्यादा आ गए हैं, चाहे मैथिली के हो, चाहे हमारे खाटी गांव के रहे हों, चाहे अल्पना रहे हों, उन सभी क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपने अंदर के झिझक को खत्म किया है। अगर वो कोई चीज़ खराब भी कह रही है ना, किसी ने कहा कि तुमने बड़े खराब तरीके से कहा है ना, तो वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से कहते हैं, मुझे तो यही आता है, अब आप बता दो। अब इससे बढ़िया क्या उत्तर हो सकता है कि वो
अपने कहे को स्वीकार रही हैं और आपके कहे को भी स्वीकार रही हैं। तो ये स्वर्ण काल का ही तो प्रतीक है, लेखन का यही तो स्वर्ण काल है। और कोई भी विषय छूता नहीं। अभी बाजार में यौन शब्द को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है, मैं उसको बहुत स्थूल तरीके से लोगों का देख रही हूँ, लेकिन गहराई से देखा जाए तो कब से नहीं है। हमारे जो ऋषि कन्याएं थी उनका पढ़ लीजिए, ऋषिकाएं जो हैं लिखी गई हैं, ऋषिकाएं उनका जो संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है, सिर्फ 4 लाइन का आप कंठस्थ कर लीजिए। उस समय स्त्रियां क्या ही नहीं बोलती थी। या जो ज्ञात स्त्री सबसे पहली कवियत्री जो थी हेमदूता, जिसका जिक्र आता है, वो लगभग 4200 साल पहले थी। 4200 साल पहले उसने इस विषय को उठाया था। तो आपने अध्ययन नहीं किया तो संकट आपका है। सही बात। आप ये मत कहिए कि लिखा नहीं गया। हाँ, आप यह कहिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से आप विषय को दूर तक ले जा पा रहे हैं। पहले ये चीज़ें नहीं पहुंचती थी। सोवियत संघ ले दे करके अपना छापता था, अपना भी जान बचा के छापता था, वो आप देख ही रहे हैं। तो वो भी क्या करता था कि स्वेटर की बुनाई काट दे देता था, कढ़ाई का दे देता था, ताकि लोग पढ़े भी तो कहें यार कला दिया है, जाने दो, है ना। तो ये चीज़ें बचते बचाते चल रही थी। अब वो बचने बचाने की स्थिति नहीं है। हम अब सीधे बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जब चीज़ें बदली हैं तो मुझे लगता है कि इस काल में भी आप देखिए कि त्रयी कहाँ है। स्त्री त्रयी कोई है? कृष्णा सोबती जी रही नहीं, मृदुला गर्ग जी हैं, उषा किरण खान जी काल कवलित हो गई, ममता किरण जी हैं, मैत्रेयी पुष्पा जी को जीते जी लोगों ने खारिज करना शुरू कर दिया है। मैं इस बात को क्लियर यहाँ कह रही हूँ कि खारिज करना शुरू कर दिया है। चित्रा मुद्गल जी स्वास्थ्य से अपने परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इन स्त्रियों में किसी को त्रयी कहा गया? नहीं कहा। इसी दशक की मैं बात कर लूँ, जो लोग अभी जिंदा हैं, तो इतिहास लिखने वाले जो अभी बहुत सारे स्वनाम धन्य आलोचक हैं, क्या अपने किसी भी आलोचना में उन्होंने कहा कि यह स्त्रियों की त्रयी है? क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए थी? यह चिंतन नहीं होना चाहिए था? यह मंथन का विषय नहीं बनना चाहिए था? अभी आधार प्रकाशन से 20वीं शताब्दी का स्त्री साहित्य का, ये 20वीं हिंदी साहित्य का इतिहास आया। मैंने उसको 2 बार पढ़ा इस तलाश में कि क्या कोई स्त्री त्रयी वहाँ है? नहीं है। आप वहीं जा रहे हैं, आप वहीं लौट रहे हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि मीरा थी, लिखती थी। भाई मीरा थी ही तक क्यों है? मीरा पहली सोलो ट्रेवलर थी, मीरा पहली स्त्री थी जिन्होंने अपने घर परिवार को भी त्यागा, चाहे वो किस प्रेम में त्यागा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके अनुराग को आप कम नहीं कर सकते ना। तो वहाँ त्रयी नहीं है, तो इतना स्वर्णिम काल में भी कोई स्त्री त्रयी क्यों नहीं है? और स्त्रियां भी क्यों नहीं उठा रही हैं कि हम त्रयी हैं? बहुत सारी मुखर स्त्रियां हैं, क्या उन्हें इतिहास की जानकारी है? अच्छा, एक और अच्छी चीज़ हुई है, मैं उसको कोट करती हूँ कि आज आलोचक कहलाना स्त्रियां पसंद कर रही हैं। भले उन्हें आलोचना की भूमि ना पता हो, भले आलोचना का वह और ठीक से ना पता हो, कि क्योंकि आलोचना भारतीय नहीं है। हमारे भारत में तो भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा रही है। आलोचना तो हमारे आयातित है, विदेश से जो आयातित थे वो 20वीं शताब्दी में आया। वहाँ पर उद्देश्य स्पष्ट था। आलोचना का मतलब होता था कि जो पंक्ति बहुत अच्छी होती थी वहाँ के आलोचक उठाते थे। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो सबसे खराब होता है उसे उठाते हैं, बॉल की तरह उठाते हैं। भाई आलोचना का बेसिक तो समझ लो। इतना बेसिक अगर ज्ञान नहीं है तो अपने नाम के आगे आलोचक लगा करके घूमना बंद करिए। टैग लाइन, कोई भी कृति सृजन टैग लाइन नहीं है। कथाकार, व्यंग्यकार, ये कार वो कार, भाई सब बेकार है जब तक आपने उसकी भूमि नहीं पढ़ी है। तो आलोचना को लेकर के बहुत जो एक किलेबंदी थी, जो घेरेबंदी थी, या आलोचना को लेकर एक दुर्हुता जो जब लोगों के दिमाग में थी, वो भी खत्म हो रही है। लोग कहलाना पसंद कर रहे हैं, भले वो 1 लाइन लिख रहे हैं तो भी कह रहे हैं। उनके आगे अगर लगता है तो वो खुश होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। तो हम इसको क्यों ना कहें कि हाँ ये स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम काल का तो यही होता है कि हर विधा स्वतंत्र सांस्कृतिक। हाँ, इसी दौरान एकांकी नाटक खत्म हो रहे हैं, रिपोर्टाज खत्म हो रहा है, संस्मरण एकाध हैं, आत्मकथाएं तो आबाद हैं, लेकिन ईमानदार आत्मकथाएं नहीं हैं।
उसमें बहुत सारा मल्टी लेयर्ड, बहुत सारे झूठ, बहुत सारी कल्पनाएं हैं। क्योंकि हम लोग भी इतने सालों से हैं, तो अगर किसी राइटर का पूरा समग्र पढ़ा है तो इतना तो समझ में आता है भाई आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुई है, तो ये लेखन का स्वर्णिम काल है। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई नाम होना चाहिए, बल्कि सिर्फ एक लाइन में हम ये कहें कि स्त्री रचनात्मकता का स्वर्ण काल है तो बिल्कुल गलत है। क्या बात, क्या बात। तो आज हमने डॉक्टर सुनीता जी से बात की, जो हमारे समय की बड़ी प्रखर आलोचक हैं। उनका ये सेओल से सरयू कथा संग्रह है, इसका दूसरा संस्करण इस पुस्तक मेले में आ चुका है, उसके लिए भी बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले पुस्तक मेले में जब हम यहाँ जुटेंगे, मिलेंगे, तो शायद उनका एक नया कहानी संग्रह और एक उपन्यास, ये दो किताबें हमें उनकी तरफ से पढ़ने को मिलेंगी। क्योंकि एक लेखक केवल लेखक अपनी दुनिया का नहीं होता है, वो अपने पाठकों का होता है। और पाठक 3-4 साल तक लेखक की एक ही किताब नहीं पढ़ सकता, उसे हर 2 साल में, 1 साल में उसे एक नई किताब चाहिए होती है। तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो कतर ब्योत करना अपने उपन्यास में बंद कर दें और उसे प्रकाशन को दे दें, वो अपनी कहानियाँ किसी प्रकाशक को दे दें, ताकि अगले पुस्तक मेले में हम सब एकत्र हों और यहाँ नए संग्रह का और नए उपन्यास का विमोचन करें और फिर उसको पढ़ने का आनंद उठाएं, इन परतदार चट्टानों को पढ़ने का आनंद उठाएं, इस शिल्प की दुरूहता में जो कोमलता है उसका आनंद उठाएं, और इन कहानियों को दूसरी तीसरी बार पढ़ने के बाद जो आनंद आता है, पहली बार तो पहेलियाँ सुलझती नहीं है, लेकिन दूसरी तीसरी बार जो पढ़ने में आनंद आता है, उस आनंद को एक बार फिर से हम उठाएं। ये शुभकामनाएं, और अगली बार हम मिलेंगे एक उपन्यास और एक कहानी संग्रह के विमोचन में। नमस्कार। अगली बार हम मिलेंगे स्त्री साहित्य के इतिहास के साथ।